शाम का खाना बनाकर प्राची ने सबको प्यार से खाना खिलाया और फिर खुद खाना खाकर मधु के माँ बाप को सुलाकर खुद भी सोने चली गई। वो सोने जा ही रही थी तभी उसके फोन पर उसकी मैनेजर रीटा का फोन आया। उसने झट से फोन उठाकर कहा, हाँ रीटा बोलो। मैम, मैंने आरव सर को काफी फोन किया पर उनका फोन नहीं लग रहा था, इसलिए फिर मैंने आपको लास्ट में फोन करके बताना सही समझा कि आपकी किसी क्लाइंट के साथ कल मीटिंग फिक्स की गई है। ओ माय गॉड, कल मीटिंग? ठीक है, मैं देखती हूँ। तुम मुझे एड्रेस और डिटेल्स मेल कर दो। मैम, ये मीटिंग मिस्टर रूवल के थ्रू हो रही है तो उनका ही रेफरेंस देकर मीटिंग में आपको जाना होगा। ओके, मैं देख लूंगी, तो मुझे एड्रेस मेल कर दो। ये कहकर प्राची फोन काटते हुए तुरंत आरव के पास जाकर बोली, आरव तुम्हारा फोन कहाँ रहता है दिन भर? अरे यही तो मेरा फोन है, मेरी जेब में। क्यों, क्या हुआ? रीटा तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही है, वो बोल रही थी कि तुम्हारा फोन नहीं लग रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है यहाँ। ठीक है, अच्छा सुनो, कल हमारी मीटिंग किसी क्लाइंट के साथ यहीं दिल्ली में फिक्स की गई है। अरे यार, ये काम भी ना हर जगह पीछे पीछे भागता रहता है, कहीं चैन से नहीं जीने देता। परेशान हो गया हूँ मैं, आरव ने आलस भरे स्वर में कहा। हाँ हाँ ठीक है, ज्यादा बातें मत बनाओ, जितना कहा है उतना सुन लिया करो। मैं तुम्हें सारी डिटेल मेल कर रही हूँ, फिर उसे लेकर जल्दी से काम पर लग जाओ। हम नहीं तो सुबह शो क्या करेंगे? हमारे पास ना तो किसी चीज का प्रिंट आउट है और ना ही कोई मॉडल। कम ऑन प्राची, बैठो ना तुम, कितना काम काम करती रहती हो दिन भर। निखिल ने प्राची का हाथ खींचकर उसे सोफे पर बिठाते हुए कहा। अरे निखिल, तुम नहीं समझोगे, कितना बर्डन रहता है काम का। जरा सी भी गलती हो गई ना तो सारी मेहनत धरी की धरी रह जाती है। और ये आरव तो वैसे भी महान है, कोई जिम्मेदारी नहीं समझता अपनी। इतना कहकर प्राची वहाँ से उठकर चली गई। प्राची के जाते ही निखिल ने आरव की तरफ देखकर कहा, वहाँ भी ऐसे ही काम को लेकर परेशान रहती है क्या? हाँ यार, ये काम को लेकर वहाँ भी ऐसे ही नाटक करती है। पर कुछ भी कहो, आज शोरूम जिस मुकाम पर पहुँचा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्राची की वजह से। इसने बहुत मेहनत की है शोरूम को खड़ा करने में। और जो अभी हमारी न्यू मारुति हाइक लॉन्च की थी ना, उसका मॉडल तैयार करने में और डिजाइन सिलेक्ट करने में प्राची का ही हाथ था। कुछ भी कहो, हर काम को लेकर बहुत लगन है इस लड़की के अंदर। जानता हूँ, बचपन से आज तक हर दिन ये आईएएस बनने का सपना देखती आ रही है। भगवान करे जल्द से जल्द इसका वो सपना भी पूरा हो जाए। निखिल, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, आरव ने जवाब दिया। निखिल, मैंने तुम्हें कब से बुला रही हूँ, अपने कमरे से मधु ने चिल्लाते हुए कहा। मधु की आवाज सुनकर निखिल हाल ही में भागकर मधु के पास गया। हाँ बाबा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो तुम? देखो ना, कब से रो रही है ये। तुम्हें इसके रोने की आवाज नहीं सुनाई दी? मधु ने अपनी बेटी की ओर इशारा करते हुए कहा। अरे तो अब मैं क्या करूं, छोटी बच्ची है, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चुप करवाओ ना उसे, शायद भूख लगी होगी। नहीं यार, मधु अपनी बच्ची को लेकर काफी परेशान हो रही थी। उसकी बेटी 1 घंटे से लगातार रोए जा रही थी, काफी कोशिशों के बाद भी चुप नहीं हो रही थी। निखिल और मधु दोनों मिलकर उसे चुप कराने की बहुत कोशिश कर रहे थे। बच्चे की रोने की आवाज सुनकर मधु के मम्मी पापा डॉक्टर संजय और मिसेस सरोज भी अपने कमरे से उठकर आ गए। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है ये इतना? पता नहीं पापा, तब से रोए जा रही है। मधु ने अपनी बच्ची को गोद में उठाकर उसे चुप कराते हुए कहा। हो सकता हो इसे किसी जगह में दर्द हो रहा हो, मधु की माँ ने मधु की बेटी को अपने हाथ में लेते हुए कहा। और वो भी उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, पर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर आरव और प्राची, जो कि ड्राइंग रूम में बैठकर अपनी कल की मीटिंग की डिटेल और मॉडल तैयार कर रहे थे, उन्होंने जब बेबी के रोने की आवाज सुनी तो प्राची और आरव दोनों ही भागकर उसके पास गए। अरे क्या हुआ, ये इतना क्यों रो रही है? आरव ने मधु की मम्मी से कहा। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है बेटा, शायद किसी जगह दर्द हो रहा होगा और अब इस टाइम हम किस डॉक्टर के पास इसे ले जा सकते हैं? हो सकता है मेरे पास चुप हो जाए। आरव ने भी एक कोशिश करने के लिए उसे अपनी गोद में ले लिया, वो फिर भी चुप नहीं हुई। इसके बाद अब आखिरी नंबर प्राची का था। उसने आरव से कहा, अगर तुम सबने कोशिश कर ली है तो जरा मुझे दे दो। प्राची ने हाथ बढ़ाया तो आरव ने बच्ची को उसके हाथ में सौंप दिया। प्राची ने उसे अपनी गोद में लिया और बेड पर बैठ गई। बेड पर बैठकर उसने बच्ची की पेट और पीठ पर होले होले से हाथ फेरा तो वो झट से चुप हो गई। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग प्राची की ओर देखकर बोले, अरे वाह, तुम्हें तो बच्चे हैंडल करने का एक्सपीरियंस है, हमें तो पता ही नहीं था। मधु ने प्राची को छेड़ते हुए कहा। जी नहीं मैडम,
अपना अपना आइडिया होता है बच्चों को चुप कराने का। हाँ बेटा, प्राची सही कह रही है, सीख लो थोड़ा सा। अब समझ लिया, अगर ये रोए तो जरा सा हाथ फेर देना पेट और पीठ पर। मधु की माँ मिसेस सरोज ने मधु को समझाते हुए कहा, ये सब तो ठीक है, ये बताओ तुमने ये सारी चीजें कहाँ से सीखी? तुम्हारी तो शादी भी नहीं हुई। अरे अभी बच्चे भी नहीं हुए हैं। आरव ने प्राची के पास आकर उसे छेड़ते हुए कहा, मैं जब छोटी थी तो मेरी दादी मेरी बहन के साथ ऐसा ही करती थी। मैं 6 साल की थी तब मेरी बहन पैदा हुई थी। जब से मैं अपनी दादी को यही करते देखती आ रही हूँ। जब भी वो छोटे में रोती थी तो दादी उसे हाथ फेरा करती थी और वो चुप हो जाती थी। तो मैंने भी वही टोटका आजमाया है। अरे तुम्हें तो इतनी छोटे से चीजें याद है अभी तक। जब तो तुम पक्का आईएएस बनने के लायक हो ना मधु। निखिल ने कहा, चलो चलो चलो, काफी रात हो गई है, अपने अपने कमरे में चलो और बच्ची को सोने दो। और आरव तुम चलो काम पर लग जाओ। प्राची आरव को खींचकर सामने ड्राइंग रूम में ले गई तो आरव काम करने में आलस खाते हुए बोला, अरे प्राची रहने दो ना, कौन सा ये प्रोजेक्ट? क्या कौन सा प्रोजेक्ट? ये कितने काम का है? तुम्हें आइडिया भी है? हाँ, तुम अब शुरू मत हो जाना। ये कहते हुए आरव बैठकर काम करने लगा। प्राची भी उसके साथ में बैठकर काम करने लगी। प्राची ने कल की मीटिंग के लिए एक मॉडल तैयार कर लिया और कुछ डिजाइन सिलेक्ट करके प्रेजेंटेशन तैयार कर ली। ये मीटिंग मिस्टर रूवल के थ्रू हो रही थी। प्राची को उनकी तरफ से सारी चीजें वहाँ शो करनी थी। प्राची ने अभी तक एड्रेस चेक नहीं किया था कि उसे मीटिंग के लिए जाना कहाँ है। सारा काम निपटाने के बाद उसने अपने फोन में एड्रेस चेक करने के लिए मेल चेक किया तो वो चौंक गई। एड्रेस देखकर अपने सिर पर हाथ रखकर वो कुछ सोचने लगी। आरव ने प्राची को ऐसा देखकर प्राची से पूछते हुए कहा, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों बैठी हो? सारा काम तो निपटा दिया मैंने, अब किस बात पर गुस्सा हो? एड्रेस में क्या छिपा हुआ था, ये जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुनिएगा।